डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फेज रूल के बारे में पढ़ेंगे। फेज रूल G.W. गिब्स ने विषमांगी तंत्र और प्रावस्थाओं को समझने के लिए 1867 में एक नियम दिया। यह जो नियम है वो उष्मागतिक सिद्धांत पर आधारित है। मैथमेटिकली हम इस निम्न प्रकार लिखते हैं F प्लस P C प्लस 2। यह नियम डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रावस्था, घटक, इनके मध्य एक संबंध दर्शाता है। यदि इसको हम परिभाषित करें तो किसी तंत्र में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या और प्रावस्थाओं की संख्या का योग घटक की संख्या से 2 अधिक होता है। यहां F डिग्री ऑफ फ्रीडम, P फेज प्रावस्थाएं, C कंपोनेंट। तो ये तीनों के मध्य ये नियम संबंध स्थापित करता है। हम आगे फेज रूल पढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे प्रावस्था क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और घटक क्या है। तो सबसे पहले हम यहां पढ़ेंगे प्रावस्था, फेज। फेज विषमांगी तंत्र के वे भाग हैं जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, यांत्रिक विधि द्वारा सेपरेबल हो और संगठन में एक समान। ऐसे भाग फेज कहलाते हैं। इसको हम आपको एक उदाहरण से समझाएंगे। फिनोल वाटर सिस्टम, फिनोल वाटर सिस्टम और कह सकते हैं बेंजीन वाटर सिस्टम। जब हम जल में बेंजीन या फिनोल मिलाते हैं तो हमें 2 परतें दिखाई देगी। 2 लेयर हो, एक लेयर फर्स्ट, एक लेयर ये सेकंड। पहली लेयर बेंजीन में जल है, दूसरी लेयर वाटर में जल है। इट मीन्स फर्स्ट लेयर जो है वो वाटर इन बेंजीन और सेकंड लेयर बेंज इन वाटर। प्रत्येक परत एक फेज है यहां, अर्थात यहां 2 फेज है और दोनों ही द्रव प्रावस्थाएं हैं। एक द्रव प्रावस्था बेंजीन वाटर, दूसरी वाटर इन बेंजीन। अब इसके कई उदाहरण हैं। यदि हम गैसीय तंत्र की बात करें, गैसीय तंत्र में जो हम मानते हैं सारी गैसें मिसिबल है। सारी गैसें जब मिसिबल हैं तो गैसों का मिश्रण एक प्रावस्था होगी, जिसको हम P बराबर 1। इट मीन्स एक प्रावस्था है। गैसीय तंत्र सभी गैसें आपस में मिसिबल है लगभग, इसलिए यहां एक प्रावस्था होगी। दूसरा, यदि हम द्रव तंत्र की बात करें, लिक्विड सिस्टम की बात करें, ये लिक्विड सिस्टम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पूर्णतः मिसिबल, पूर्णतः मिसिबल द्रव जैसे अल्कोहल, जल।
बच्चों, जब हम जल में अल्कोहल मिलाते हैं तो अल्कोहल जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। यदि हम किसी भी इसके भाग का संगठन देखें, चाहे यहां का संगठन लेंगे चाहे यहां का संगठन लेंगे, तो संगठन एक समान आता है। तो यहां केवल एक ही प्रावस्थाएं होगी, वो द्रव प्रावस्थाएं होंगी, क्योंकि जल और अल्कोहल मिलकर एक समांगी तंत्र बनाते हैं। इसलिए समांगी तंत्र में हमेशा एक प्रावस्था होगी, यहां P बराबर 1 होगा। यहां नंबर 2, दूसरे प्रकार के द्रव अमिश्रणीय द्रव। अमिश्रणीय द्रव में हम एग्जांपल ले चुके, फिनोल वाटर सिस्टम, बेंजीन वाटर सिस्टम। यहां 2 परतें बनती हैं, 2 लेयर बनती है। तो यहां फिनोल वाटर सिस्टम की बातें करें चाहे बेंजीन वाटर सिस्टम की बातें करें, तो यहां जो 2 परतें बनेगी, तो यहां P बराबर 2 होगा इस प्रकार के तंत्र में। अब हम बातें करते हैं सी, तीसरी बात, जो ठोस तंत्र, सॉलिड सॉल्यूशन में संगठन एक समान सा ही रहता है। तो यहां सॉलिड जो सॉल्यूशन है वहां संगठन एक समान रहता है, इसलिए इनमें भी प्रावस्था 1 होगी, P बराबर 1। अगली यदि हम बातें करें पदार्थ का विलयन, पदार्थ का विलयन यदि समांगी है, जैसे मान लीजिए NaCl को हम जल में घोल लेते हैं, वो समांगी मिक्सर बन जाता है, तब वहां प्रावस्था 1 होगी, अर्थात P बराबर 1। जो कोलाइड, सुन, अब हम आपको बताएंगे घटक क्या होते हैं। कंपोनेंट, इसको C से लिखा जाता है, बड़े C से लिखा जाता है घटक को। घटक किसी तंत्र के अवयव से संबंध होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनसे संबंध होते हैं। और ये घटक तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी होते हैं। दूसरी बात, घटक जो है ये स्वतंत्र चर भी है। हम अब आपको ये बता रहे हैं, अब घटक, किसी तंत्र के घटक स्वतंत्र रूप से परिवर्तित अवयवों की वह न्यूनतम संख्या है जिसकी सहायता से हम प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को रासायनिक समीकरण द्वारा बता सकें। अर्थात इस घटक की सहायता से जो तंत्र में जितनी भी प्रावस्थाएं हैं, प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को आसानी से बताया जा सकता है। हम यहां एक उदाहरण देंगे आपको। उदाहरण, पहला उदाहरण है H2O लिक्विड और H2O गैस। मान लीजिए किसी बंद पात्र में बर्फ है, जल है और जलवाष्प है। मतलब बर्फ भी है, जल भी है और जलवाष्प भी है। तो यहां 3 प्रावस्थाएं होंगी। एक बर्फ ठोस प्रावस्था है, जल द्रव प्रावस्था है और जो जलवाष्प है वो गैस प्रावस्था है। प्रावस्था संख्या 3 होगी। और यहां लेकिन घटकों की संख्या केवल 1 होगी।
यहां अवयव तीन तरह के हैं, लेकिन न्यूनतम जो अवयव है जिसकी सहायता से हम तीनों ही प्रावस्थाओं के संगठन को समझा सकते हैं वो है H2O, अर्थात यहां C बराबर 1। अब आप देखिए प्रावस्था घटक, पहली मान लीजिए प्रावस्था H2O बर्फ ठोस, इसको हम H2O से बता सकते हैं। दूसरी प्रावस्था है जल द्रव प्रावस्था है, इसको भी हम H2O से बता सकते हैं। और तीसरी प्रावस्था जो जल वाष्प है गैस, इसको भी हम H2O से ही बता सकते हैं। इस प्रकार यहां केवल एक ही घटक है H2O। जो दूसरा उदाहरण लेकर हम आपको घटक के बारे में बताएंगे वो है कैल्शियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन। यह कैल्शियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में होता है। यहां आपको तीन अवयव दिखाई दे रहे हैं, एक CaCO3, एक CO, एक CO2। और यहां तीन प्रावस्थाएं आपको दिखाई दे रही है। दो ठोस प्रावस्थाएं हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट, एक CO, और एक गैस प्रावस्था है वो CO2। यहां अवयव तीन है, प्रावस्थाएं तीन है, लेकिन घटकों की संख्या दो है। अर्थात जो अवयव है, जो न्यूनतम अवयव है जिसकी सहायता से हम तीनों ही प्रावस्थाओं को समझा सकते हैं वो दो है। अर्थात यहां C बराबर 2। ये कैसे हम आपको समझाएंगे। मान लीजिए हम घटक के रूप में जब CaO व CO2 घटक हो तो हम इन दोनों से तीनों ही प्रावस्थाओं को समझा देंगे। प्रावस्था घटक, प्रावस्था देखिए ठोस प्रावस्था जो कैल्शियम कार्बोनेट है, घटक हमने दो लिए, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। दूसरी प्रावस्था CaO सॉलिड है। अब CaO और हम CO2 को शून्य जीरो मान कर लेते हैं। तीसरी प्रावस्था CO2 गैस प्रावस्था है, यहां हम जीरो CaO लेंगे और CO2। इस प्रकार इन तीनों प्रावस्थाओं को हम दो घटकों से समझा। जब हम CaCO3 व CaO घटक ले प्रावस्था घटक CaCO3 ठोस प्रावस्थाओं को इन दोनों द्वारा समझाया जाएगा। तो यहां CaCO3 प्लस 0 CaO। दूसरी प्रावस्था CaO ठोस, इसके लिए हम 0 CaCO3 प्लस CaO। तीसरी प्रावस्था CO2 जो गैस प्रावस्था है उसको हम समझाने के लिए CaCO3 माइनस CaO। इस प्रकार पुनः आपको कहा जा रहा है यहां भी दो ही घटक है। तीसरी जो बात हम बता रहे हैं, जब CaCO3 व CO2 घटक हो, ये दोनों घटक भी तीनों ही प्रावस्थाओं को समझाएंगे। CaCO3 ठोस प्रावस्थाओं को हम दोनों द्वारा समझाएंगे।
CO3, 0 शून्य CO2। दूसरा प्रावस्था CaO, इसकी समझाने के लिए CaCO3 माइनस CO2। तीसरी प्रावस्था CO2 गैस को समझाने के लिए यहां हम 0 CaCO3 प्लस CO2। इस प्रकार इस उदाहरण में, दूसरे उदाहरण में आपने देखा अब केवल दो ही यहां न्यूनतम अवयव की आवश्यकता है, तो यहां केवल दो घटकों की आवश्यकता है। तो इस तंत्र में केवल दो घटक हैं, यहां C बराबर 2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे टर्म की बातें करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटियां। इसको हम बड़े एफ से लिखते हैं, डिनोटेड बाई एफ। केमिस्ट्री में किसी तंत्र को समझाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कह सकते हैं अनेक चर होते हैं, अनेक कारक होते हैं, जैसे ताप, दाब, सांद्रता, डेंसिटी। हम यहां फिजिकल केमिकल सिस्टम की बातें करें तो फिजिकल केमिकल सिस्टम में 3 ही चर पर्याप्त होते हैं, ताप, दाब और कंसंट्रेशन, सांद्रता। 3 चर ही पर्याप्त होते हैं और ये तीनों ही चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट चर कहलाते हैं, स्वतंत्र चर कहलाते हैं। किसी तंत्र की डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या स्वतंत्र चरों की वह न्यूनतम संख्या होती है जिसकी सहायता से हम उस तंत्र को पूर्ण रूप से समझा सकते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, मैं इसको आपको 2 एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए, उदाहरण मान लीजिए कोई बंद पात्र में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। इस हाइड्रोजन गैस के तंत्र को समझाने के लिए बंद पात्र मान लीजिए H2 गैस भरी है। इसको समझाने के लिए हमें 2 ही चरों की आवश्यकता होगी, ताप और दाब। यदि हम इन्हें स्वेच्छा से निश्चित करते, आर्बिट्ररी फिक्स कर दें, तो हमें तीसरे जो चर है हमारा कंसंट्रेशन, उसको निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहां कह सकते हैं, अगर एक बंद पात्र में हाइड्रोजन गैस सिस्टम द्विचर है, यहां F बराबर 2, मतलब बाई वेरिएंट तंत्र द्विचर है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बंद पात्र में बर्फ, ठोस, जल, द्रव, जलवाष्प, गैस साम्य अवस्था में ये तीनों साम्य अवस्था में एक बंद पात्र है जहां बर्फ, जिसको हम ठोस प्रावस्था कहेंगे, यहां जल, जिसको हम द्रव प्रावस्था है यहां, और जलवाष्प गैस प्रावस्था है साम्य में। ये तीनों साम्य में
4.58 mm दाब और 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर साम्य में रह सकते हैं एक साथ। तीनों ही प्रावस्थाएं कब साम्य में रहेगी? यदि दाब 4.58 mm हो और ताप हो हमारा 0.0098। यहां पहले से निश्चित है, ताप और दाब जो दोनों चर है वो पहले से निश्चित है, तभी तीनों प्रावस्था एक साम्य में रहेगी। यहां किसी चर को निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये यहां जो सिस्टम होगा वो अचर होगा, अर्थात F बराबर 0, तंत्र अचर, नॉन वेरिएंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको आज फेज रूल और उससे संबंधित जितनी टर्म है, फेज, कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपको समझाया। क्योंकि पूर्ण फेज रूल समझने से पहले इन तीनों टर्म को समझना आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।